स्टार्ट विद फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो हमारे पास हमने 2 सेल्स पढ़े थे फॉलिकल के अराउंड। उनमें एक था ग्रैन्युलोसा सेल जो कि फॉलिकल को सराउंड कर रहे थे, और दूसरे थीका सेल। ग्रैन्युलोसा सेल जो है वो पहले थे, उसके ऊपर एफएसएच के रिसेप्टर्स होते हैं, वो साइक्लिक एएमपी के थ्रू काम करते हैं, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करते हैं, और इस प्रोसेस में हमारे पास एंड्रोजन जो है वो एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट होते हैं और एस्ट्रोजन रिलीज होता है। अब ये एस्ट्रोजन जो है ये ग्रैन्युलोसा थीका सेल के ऊपर एलएच के रिसेप्टर्स बनाता है, एलएच के रिसेप्टर भी हमारे पास जाके फिर एलएच काम करता है और एटीपी साइक्लिक एएमपी बनाता है, और हमारे पास फॉर्मेशन कराता है एंड्रोजन की, प्रोजेस्टेरॉन की, और इस तरह से हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ने लगती है। और ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आ रहा है, आ रहा है हमारे पास एलडीएल से। इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनाने में, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन और एक्सटर्नल अपीयरेंस देने में फीमेल लाइक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, इन सब के साइज को इंक्रीज करता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया का साइज को इनलार्ज करता है। इसके बाद एस्ट्रोजन जो है वो फैलोपियन ट्यूब को प्रिपेयर करता है, उसकी म्यूकोजल लाइनिंग को और थिकन करता है, उसकी ग्लैंडुलर टिश्यू को इंक्रीज करता है। इसके बाद एस्ट्रोजन जो है उसको ब्रेस्ट पे इफेक्ट होता है, स्ट्रोमल टिश्यूज को बढ़ाता है, यानी कि फैट टिश्यूज को, डक्टाइल सिस्टम को बढ़ाता है, उसके अलावा फैट को डिपॉजिट कराता है ब्रेस्ट के अंदर। और इसके बाद हमारे पास एस्ट्रोजन का इफेक्ट स्केलेटन पे क्या होता है, एस्ट्रोजन जो है वो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को रोकता है बाय सिमुलेटिंग ऑस्टियोप्रोटैग्रिन। ऑस्टियोप्रोटैग्रिन जो है वो ऑस्टियोक्लास्टोजेनेसिस इनहिबिटिंग फैक्टर है, इससे बोन डिसॉल्विंग जो है वो कम होगी। जब हमारे पास मीनोपॉज है, मीनोपॉज के अंदर हमारे पास एस्ट्रोजन की रिलीज बंद हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारे पास फीमेल्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास यूनाइटिक ऑफ एपिफाइसिस कराता है विद द शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस हमने अभी बताया कि ओल्ड एज के अंदर हमारे पास ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि आफ्टर मीनोपॉज हमारे पास एस्ट्रोजन की हो जाती है डेफिशिएंसी, तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, बोन की डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट वो कम हो जाती है, और बोन मैट्रिक्स भी कम हो जाती है। इस तरह से बोन जो है वो पोरस हो जाती है और वीक हो जाती है, इसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। एस्ट्रोजन है वो स्लाइटली इंक्रीज करता है प्रोटीन की डेपोजिशन को, यानी कि स्लाइटली पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस कराता है। मेल्स के अंदर हमारे पास टेस्टोस्टेरोन था, वो प्रोटीन की डेपोजिशन को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा था। बॉडी के मेटाबॉलिज्म की बात करें तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म के अंदर क्वांटिटी ऑफ फैट जो है वो बढ़ाता है, कहाँ मेनली हमारे पास सबक्यूटेनियस रीजन के अंदर और ब्रेस्ट के रीजन के अंदर हमारे पास फैट की डेपोजिशन को बढ़ाता है। इसके अलावा इसका हेयर डिस्ट्रीब्यूशन पे लिटिल इफेक्ट है, ये हमारे पास प्यूबिक और एक्जिला के अंदर हेयर डेवलप कराता है आफ्टर प्यूबर्टी, और वैसे बाल्डनेस वाला कोई पैटर्न नहीं होता। एस्ट्रोजन की स्किन की बात करें तो ये हमारे पास मोर वेस्कुलर और वार्म स्किन होती है फीमेल्स की, और सरफेस जो होती है फीमेल्स की वो स्किन की होती है सॉफ्ट टेक्सचर स्मूथ। इसके बाद हमारे पास एस्ट्रोजन का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में क्या रोल है कि एल्डोस्टेरोन और एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन से सोडियम और वाटर की रिटेंशन वगैरह कराता है, और मेनली हमारे पास बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन कराता है। इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन के अंदर आता है, प्रोजेस्टेरॉन जो है स्क्रीटरी चेंजेस कराता है यूट्रस के अंदर, यूट्रस की एंडोमेट्रियम को कराता है ये ग्रो और उसको इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर। इसके अलावा ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ यूटेराइन कंट्रैक्शन को डिक्रीज करता है, इस तरह से ये हमारे पास प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है प्रमोट करता है फ्लोपियन ट्यूब की सिक्रीशंस को, फ्लोपियन ट्यूब की म्यूकोजल लाइनिंग को ये भी आगे से इंक्रीज करता है, उनको ग्लैंडुलर बनाता है। उसके बाद ब्रेस्ट की डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पे ये लोब्यूल्स और एल्विला वगैरह डेवलप कराते हैं, यानी कि कंप्लीट जो स्क्रीटरी बना देता है ब्रेस्ट को। अभी इसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन स्टार्टिंग, मिल्क प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास प्रोलैक्टिन का काम है, और मिल्क की इंजेक्शन हमारे पास ऑक्सीटोसिन का काम है। मंथली साइकिल के एंडोमेट्रियल एंड में यहाँ प्रोजेस्टेरॉन के थोड़े से काम थे फ्लोपियन ट्यूब पे, यूट्रस पे, ब्रेस्ट पे। मंथली साइकिल जो है वो एंडोमेट्रियल साइकिल भी कंसिस्ट करता है, उसके अंदर ये ओवेरियन साइकिल तो हमने पढ़ लिया। अब एंडोमेट्रियल साइकिल की बात करें तो इसके अंदर होता है हमारे पास एक प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर हमारे पास एफएसएच रिलीज होता है फ्रॉम द फॉलिकल, और वो हमारे पास प्रोलिफरेशन कराता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम की, और वहाँ पे आर्टरीज वगैरह डेवलप कराता है। फिर हमारे पास आता है ओव्यूलेशन के बाद स्क्रीटरी फेज, जब ओवरी के अंदर ओव्यूलेशन हो जाती है तो यूट्रस जो होती है वहाँ पे आता है स्क्रीटरी फेज के अंदर यहाँ से हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन वगैरह रिलीज होते हैं, तो इसके अंदर मजीद थिकनिंग होती है, और एंड पे आ जाता है मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर हमारे पास यूट्रस ब्रेकडाउन होता है। प्रोलिफरेटिव फेज जो वो है जो कि हमारे पास बिफोर ओव्यूलेशन होगी, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन के बाद एक थिन लेयर होती है एंडोमेट्रियल के स्टोमा की, और डीपर टिश्यू जो है वो हमारे पास दोबारा से रीग्रो करना स्टार्ट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। जो है वो हमारे पास मंथली स्टोमल सेल वगैरह जो है वो एपिथेलियल सेल ये सारे रैपिडली प्रोलिफरेट करते हैं और रीएपिथेलाइज होते हैं विद इन 4 to 7 डेज, और नेक्स्ट वीक के अंदर ये हमारे पास ओव्यूलेशन से पहले अपने साइज को मजीद थिकनेस को बढ़ाती है, नंबर ऑफ स्टोमल सेल्स को बढ़ाती है, 3 to 5 mm इसकी थिकनेस हो जाती है हमारे पास ओव्यूलेशन वाले टाइम पे। फिर हमारे पास क्या होता है कि म्यूकस के स्ट्रिंग्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं वेजाइना के अंदर भी हमारे पास, ताकि वहाँ से स्पर्म वगैरह आसानी से पास कर सकें। फिर हमारे पास आती है प्री स्क्रीटरी फेज को हम प्रोजेक्शनल फेज कहते हैं। यहाँ फिर आफ्टर ओव्यूलेशन जो फेज होता है वो, इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि आफ्टर ओव्यूलेशन हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है वो लार्ज अमाउंट में कॉर्पस ल्यूटेम से स्क्रीट होते हैं, तो ये हमारे पास मार्क स्वेलिंग और स्क्रीटरी एक्टिविटी कराते हैं, डेवलपमेंट करा देते हैं हमारे पास एंडोमेट्रियल वॉल ऑफ यूट्रस की। इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि लिपिड ग्लाइकोजन डिपॉजिट्स वगैरह जो है वो स्टोमल सेल के अंदर बढ़ जाते हैं, आर्टरीज ब्लड वेसल्स हाईली टॉर्चर्स हो जाती हैं, और एंडोमेट्रियम थिकनेस जो है वो 5 to 6 मिलीमीटर हो जाती है। इस तरह से हमारे पास एक प्रॉपर साइट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो हमारे पास तैयार होती है। अगर ओवम इम्प्लांट करता है तो 7 to 9 डे आफ्टर ओव्यूलेशन हमारे पास ओवम इम्प्लांट करेगा, और यूटेराइन मिल्क जो है अपनी एक्सक्रीशन उसको प्रोवाइड करता रहेगा। फिर हमारे पास यहाँ पे ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स वगैरह बन जाएंगे, तो वहाँ से मदर से आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं हुई और ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो अबाउट 2 days बिफोर द एंड ऑफ द मंथली साइकिल कॉर्पस ल्यूटेम जो है वो डीजनरेट कर जाएगी। कॉर्पस ल्यूटेम के डीजनरेट करने से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फॉल करेंगे, जिसकी वजह से जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम है वो हमारे पास डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगी, और मेंस्ट्रुएशन वेसोकंस्ट्रिक्टर वहाँ पे सब्सटेंसेस प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे, उसकी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, और हेमोरेजिक एरियाज हैं वो हमारे पास ओवर द पीरियड ऑफ 24 to 36 आवर्स हैं वो आउट ऑफ द यूट्रस मूव कर जाएंगे। मैस ऑफ डी स्क्वामेटेड टिश्यूज होगा, और ये सारा डब्ल्यूएस की फॉर्म में फाइब्रिनोलाइसिन के साथ जो है वो हमारे पास रिलीज कर दिया जाएगा। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है तो यूट्रस की सरफेस में हमारे पास क्वांटिटी ऑफ फाइब्रिनोलाइसिन जो है वो कम होगी।
4 to 7 डेज जो है वो मेंस्ट्रुएशन रहेगी और उसके बाद हमारे पास एंडोमेट्रियम दोबारा से रीएपिथेलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। लिकोरिया ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं नेक्रोटिक मटेरियल और ब्लड के साथ। सब्सटेंस जो लिबरेट होता है एंडोमेट्रियल नेक्रोसिस से उसको उसके अंदर हमारे पास ल्यूकोसाइट का भी बहुत ज़्यादा आउटफ्लो होता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल। ये क्यों होता है? ताकि हमारे पास जो प्रोटेक्टिव वैल्यू के लिए यूज होता है, ताकि हमारे पास इन्फेक्शंस ना हो। WBC इस वजह से वहाँ पे रिलीज होते हैं। रेगुलेशन की बात करें तो हमारे पास हाइपोथैलेमस से आ रहा था गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो एंटीरियर पाइट्यूटरी ट्रैक्ट करेगा, वहाँ से FSH और LH रिलीज करेगा। LH जो है वो हमारे पास ग्रैनुलोसा सेल पे एक्ट करेगा, वहाँ से एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, और LH कहाँ पे एक्ट करेगा? थिका सेल पे, और वहाँ से हमारे पास एंड्रोजन से हमारे पास एक तो एस्ट्रोजन बनाएगा और दूसरा प्रोजेस्टिन यानी कि प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा। ये अपने टारगेट टिश्यू यानी कि यूट्रस पे, ब्रेस्ट पे, और एस्ट्रोजन वगैरह, एस्ट्रोजन तो बहुत सारे टिश्यू पे वहाँ पे एक्ट करके फिर हमारे पास इनहिबिन और एक्टिविन बनेंगे। इनहिबिन जो है वो हमारे पास इसकी ग्रोथ को, FSH की एक्सक्रीशन को कम कराएगा, और एक्टिविन हमारे पास क्या कराएगा? ये इसकी FSH की एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के फीडबैक रखता है। ये कैसे है कि हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक कब आएगा? एस्ट्रोजन जो है FSH की एक्सक्रीशन को बढ़ाता नहीं, कम करता है, LH की एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। जो है वो एस्ट्रोजन को रिलीज कराता है, और एस्ट्रोजन जो है वो FSH की ही रिलीज को खत्म कर देता है। इसी तरह प्रोजेस्टेरॉन भी काम करता है। फीमेल फर्टिलिटी जो है वो हमारे पास डिपेंड करती है कि क्वाइटस वगैरह जो है इंटरकोर्स कैसे हो रहा है। इंटरकोर्स को हम अवॉइड अगर करें 4 डेज बिफोर द ओवुलेशन, अपने डेज को कैलकुलेट वगैरह करके, और 3 डेज आफ्टर द प्रिवेंशन आफ्टर द कंसेप्शन, तो इस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को। इसके अलावा हम फर्टिलिटी पिल्स होती हैं, फर्टिलिटी पिल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटीज होती हैं अप्रोप्रिएट, जो कि इनहिबिट करती हैं ओवुलेशन को। जब ओवुलेशन नहीं होगी तो हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो हमारे पास प्रेगनेंसी नहीं होगी। इस तरह से बर्थ कंट्रोल पिल्स के अंदर हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यूज होते हैं। हमारे पास हमने देखा था ग्राफ में कि जब FSH और LH का सर जा रहा था तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी तो थी कम, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कम होने की वजह से ही LH वगैरह का सर जा रहा था। तो हमने जो है इसी को यूज़ किया एज सेक्स हार्मोन। लाइक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हमारे पास अगर हम देते रहें, उसकी कॉन्टिन्यूस एक वैल्यू मेंटेन रहे, तो उसकी वजह से LH का सर्ज नहीं आएगा, LH का सर्ज नहीं आएगा, ओवुलेशन नहीं होगी, ओवुलेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसलिए हम इसको करते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स के अंदर यूज़। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेटिक एस्ट्रोजन कौन से हैं? एस्ट्रोजन और मेस्ट्रानोल। और प्रोजेस्टेरॉन कौन से हैं? नॉर एथिडिरोन और नॉर एथी, पता नहीं कौन सी बकवास लिखी हुई है, नॉरजेस्ट्रल, नॉर इथाइनोड्रल और इथाइनोडिरल। इसके अलावा फीमेल स्टेरिलिटी यानी कि फीमेल की अनफर्टिलिटी की कुछ कॉजेज हैं, लाइक फेलियर हो ओवुलेशन का, यानी कि उस फीमेल के अंदर ओवुलेशन ना हो सकती हो, एन ओवुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। इसके अलावा हमारे पास जब हमारे पास ओवुलेशन होती है तो टेम्परेचर जो है फीमेल का 0.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो रेस कर जाता है। इससे भी हम पता कर सकते हैं, कॉमन टेस्ट है वुमेन की ओवुलेशन हुई है या नहीं हुई। इसके अलावा हमारे पास अगर एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस ये होता है कि हमारे पास यूट्रस की एंडोमेट्रियम इतनी ग्रो करे कि वो रप्चर कर जाए, पैल्विक जो कैविटी है वहाँ पे भी ब्लड है, वहाँ पे फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाए ऑर्गन्स की। इसके अलावा हमारे पास सेल्फिंजाइटिस का मतलब फ्लोपियन ट्यूब्स हैं वो इन्फ्लेमेटेड हो, ये भी हमारे पास कॉज हो सकती है इनफर्टिलिटी की। इसके अलावा हमारे पास यूट्रस का जो सर्विक्स है ना, यूट्रस की सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस है वो हमारे पास थिकन रहे और वो नॉर्मल ना हो, म्यूकस थ्रेड वहाँ पे बन जाए और लो ग्रेड इन्फेक्शन वहाँ पे रहे, जिसकी वजह से वहाँ पे पंप पेनिट्रेट ना कर सके। इस वजह से भी हमारे पास फीमेल की फर्टिलिटी